Petroleum. Crude petroleum consists of hydrocarbons of liquid and gaseous states varying in chemical composition, color and specific gravity. अब जो क्रूड पेट्रोलियम होता है उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लिक्विड और गैशियस स्टेट्स में उनका केमिकल कॉम्पोजिशन, कलर और स्पेसिफिक ग्रेविटी में फर्क होता है. It is an essential source of energy for all internal combustion engines in automobiles, railways and aircraft. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है जितने भी कंबशन इंजन हैं इंटरनल ऑटोमोबाइल्स के अंदर, रेलवेज के अंदर या एयरक्राफ्ट में. Its numerous byproducts are processed in petrochemical industries such as fertilizer, synthetic rubber, synthetic fiber, medicines, Vaseline, lubricants, wax, soap and cosmetics. इसकी जो बहुत सारी बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोसेस किया जाता है पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में, जैसे कि बाई प्रोडक्ट्स में आपके फर्टिलाइजर आ गए, सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक फाइबर है, मेडिसिन है, वैसलीन है, ल्यूब्रिकेंट्स हैं, वैक्स हो गया, सोप है या फिर कॉस्मेटिक्स हो गए. क्रूड पेट्रोलियम अकर्स इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द टर्शरी पीरियड. जो टर्शरी पीरियड की सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, क्रूड पेट्रोलियम वहां होता है. ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन was systematically taken up after the Oil and Natural Gas Commission was set up in 1956. जो ऑयल एक्सप्लोरेशन किया गया या उसका जो प्रोडक्शन है उसको सिस्टमैटिक तरीके से शुरू किया गया जब ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का गठन हुआ 1956 में. Till then, the Digboi in Assam was the only oil producing region, but the scenario has changed after 1956. उससे पहले तक दिग्बोई जो आसाम में है वही मेन था ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, बट उसके बाद 1956 के बाद सिनेरियो बदल गया. In recent years, new oil deposits have been found at the extreme western and eastern parts of the country. अभी कुछ सालों में नए ऑयल डिपॉजिट्स मिले हैं एक्सट्रीम साइड में, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स के कंट्री के अंदर. In Assam, Digboi, Naharkatia and Moran are important oil producing areas. असम के अंदर दिग्बोई, नाहरकटिया और मोरान जो हैं वो जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है. द मेजर ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात आर अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, नवागाम, कोसांबा एंड लुनेज. गुजरात में यहाँ पर आपको ऑयल फील्ड्स मिल जाएंगी. मुंबई हाई, which lies 160 km off Mumbai, was discovered in 1973 and production commenced in 1976. मुंबई हाई जो कि लगभग 160 किलोमीटर दूर है मुंबई से, वो डिस्कवर हुआ 1973 में और उसका जो प्रोडक्शन है उसकी शुरुआत हुई 1976 में. ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन एक्सप्लोरेटरी वेल्स इन कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी बेसिन ऑन द ईस्ट कोस्ट. इसी तरह से ऑयल और नेचुरल गैस जो है मिला, जो वेल्स हैं, एक्सप्लोरेटरी वेल्स हैं कृष्णा गोदावरी या कावेरी बेसिन में ईस्ट कोस्ट के अंदर. Oil extracted from the wells in crude oil and contains many impurities. जो ऑयल वेल्स से निकाला जाता है वो क्रूड ऑयल है और उसमें बहुत सारी गंदगी होती है. It cannot be used directly हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. It needs to be refined. उसको रिफाइन करना जरूरी है, साफ करना जरूरी है. There can be two types of refineries in India. अब दो तरह की रिफाइनरीज है इंडिया में, फील्ड बेस्ड एंड मार्केट बेस्ड. एक होती है फील्ड बेस्ड, एक होती है मार्केट बेस्ड. दिग्बोई इज एन एग्जाम्पल ऑफ फील्ड बेस्ड एंड बरौनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट बेस्ड रिफाइनरी. तो असम में जो दिग्बोई है वो एग्जाम्पल हो गया फील्ड बेस्ड का और बरौनी जो है वो एग्जाम्पल हो गया मार्केट बेस्ड रिफाइनरी का. देयर आर 18 रिफाइनरीज इन इंडिया. आइडेंटिफाई द स्टेट्स इन विच दीज आर लोकेटेड. अब लगभग 18 रिफाइनरीज हैं इंडिया के अंदर. आपके बुक में फिगर दी हुई है 7.6. उसमें आपको उन स्टेट्स को पहचानना है जहां पर ये लोकेटेड है. Natural gas. The Gas Authority of India Limited was set up in 1984 as a public sector undertaking to transport and market natural gas. जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है लिमिटेड, इसका गठन हुआ था 1984 में एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तौर पे, ताकि ट्रांसपोर्ट किया जा सके और मार्केट किया जा सके नेचुरल गैस को. It is obtained along with oil in all the oil fields, but exclusive reserves have been located along the eastern coasts as well as Tripura, Rajasthan and offshore wells in Gujarat and Maharashtra. ये आपको मिलेगी ऑयल फील्ड्स में, जो भी ऑयल होता है उसके साथ आपको नेचुरल गैस मिलती है, लेकिन खास तौर पे इसके जो रिजर्व्स है वो लोकेटेड है ईस्टर्न कोस्ट में, या तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर, साथ ही साथ त्रिपुरा, राजस्थान और ऑफशोर वेल्स जो गुजरात और महाराष्ट्र में है वहां पर. न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज. न्यूक्लियर एनर्जी हैज इमर्ज्ड एज अ वायबल रिसोर्स इन रीसेंट टाइम. अब न्यूक्लियर एनर्जी भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स निकला है अभी आज के टाइम में.
Important minerals used for the generation of nuclear energy are uranium and thorium. जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने में काम आते हैं वो यूरेनियम और थोरियम है। यूरेनियम डिपॉजिट्स अकर्स इन द धारवा रॉक्स। धारवा रॉक्स में यूरेनियम डिपॉजिट्स मिलेंगे। Geographically, uranium ore is known to occur in several locations along the Singabam copper belt. अगर ज्योग्राफिकली बात करें तो जो यूरेनियम ओर्स है वो ज्यादातर बहुत सारी लोकेशंस में जो सिंगभम कॉपर बेल्ट है वहां पे मिलेंगे। इट इज ऑल्सो फाउंड इन उदयपुर, अलावर एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यहाँ पर भी आपको राजस्थान के अंदर उदयपुर, अलवर और झुंझुनू है, यहाँ पर यूरेनियम की बेल्ट्स मिल जाएंगी। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। साथ ही साथ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के, भंडारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के भी। थोरियम इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनाजाइट एंड एलिमेनाइट इन द बीच सैंड अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। अब थोरियम कहाँ मिलता है? ज्यादातर मोनाजाइट और एलिमेनाइट जो बीच सैंड्स होती हैं वहां पर, और ये जो है कोस्ट जो केरला और तमिलनाडु के हैं वहां पर आपको थोरियम मिलेगा। World's richest monazite deposits occur in the Palakkad and Kollam districts of Kerala, near Visakhapatnam in Andhra Pradesh and Mahanadi River Delta in Orissa. सबसे ज्यादा जो दुनिया के रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट्स हैं वो होते हैं पलक्कड़ और कोलम डिस्ट्रिक्ट में केरला के अंदर, या विशाखापट्टनम के पास आंध्र प्रदेश में, और महानदी रिवर डेल्टा में उड़ीसा के अंदर। Atomic Energy Commission was established in 1948. Progress could be made only after the establishment of the Atomic Energy Institute at Trombay in 1954, which was renamed as Bhabha Atomic Research Center in 1967. जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसका गठन हुआ था 1948 में। इसमें जो प्रोग्रेस हुई वो तभी हुई जब एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रॉम्बे इसका गठन हुआ 1954 में, और फिर इसको बदल के इसका नाम जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया 1967 में। द इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स आर तारापुर, कलपक्कम, नरोरा, काइगा एंड काकरपाड़ा। ये सब जो है इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट। तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा कोटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काइगा कर्नाटक में और काकरपाड़ा गुजरात के अंदर है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। Fossil fuel sources such as coal, petroleum, natural gas and nuclear energy use exhaustible raw material. जो भी हमारे फोसल फ्यूल के सोर्सेज हैं जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या न्यूक्लियर एनर्जी आती है, ये वो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो जल्दी खत्म हो जाएंगे। सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज आर ओनली द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल एंड बायोमास। ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जिनको कि दोबारा रिन्यू किया जा सकता है वो जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल और बायोमास, जो लंबे समय तक सस्टेन करेंगे। These energy sources are more equitably distributed and environmental friendly. इस तरह के एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो समान तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और environmental friendly हैं। The non-conventional energy sources will provide more sustained, eco-friendly, cheaper energy after the initial cost is taken off. इस तरह के जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं ये ज्यादा सस्टेन्ड, लंबी चलने वाली, इको फ्रेंडली, सस्ती एनर्जी जो है जब इसकी इनिशियल कॉस्ट निकाली जाए तो उसके बाद भी प्रोवाइड करते हैं। पहला है सोलर एनर्जी। सन रेज ट्रैप्ड इन द फोटोवोल्टिक सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी नोन एज द सोलर एनर्जी। जो सन रेज होती है यानी सूरज की जो किरणें हैं, अगर हम उनको फोटोवोल्टिक सेल्स पर टैप करें तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। The two effective processes considered to be very effective to tap solar energy are photovoltaics and solar thermal technology. अब दो ऐसी इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं जिनको कि महत्वपूर्ण माना जाता है सोलर एनर्जी को टैप करने के लिए, वो है फोटोवोल्टाइक और सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। Solar thermal technology has some relative advantages over all other non-renewable energy resources. अब जो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी है इसके कुछ खूबियां हैं जो और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके ऊपर। इट इज कॉस्ट कम्पिटिटिव, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट। सस्ती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और आसानी से बनाई जा सकती है। सोलर एनर्जी इज 7% मोर इफेक्टिव देन कोल और ऑयल बेस्ड प्लांट्स एंड 10% मोर इफेक्टिव देन न्यूक्लियर प्लांट्स। जो सोलर एनर्जी है वो 7% ज्यादा असरदार है कोल या ऑयल बेस्ड प्लांट्स के मुकाबले और 10% ज्यादा असरदार है न्यूक्लियर प्लांट्स के मुकाबले।
It is generally used more in appliances like heater, crops, dryers, cookers, etc. इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर appliances में करते हैं, जैसे heater, crop, dryers, cookers वगैरह में. The western part of India has greater potential for the development of solar energy in Gujarat and Rajasthan. जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का उसमें ज़्यादा पोटेंशियल माना जाता है सोलर एनर्जी डेवलपमेंट के लिए, खासतौर से गुजरात और राजस्थान के अंदर. विंड एनर्जी. Wind energy is absolutely pollution free, inexhaustible source of energy. और wind energy पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त और कभी ना खत्म होने वाली सोर्स है एनर्जी का. The mechanism of energy conversion from blowing wind is simple. एक जो प्रक्रिया है एनर्जी को कन्वर्ट करने की, जो चलती हुई हवा है उससे, वो बहुत सिंपल है. The kinetic energy of the wind through turbines is converted into electrical energy. जो काइनेटिक एनर्जी है विंड की, उसको टर्बाइंस की मदद से कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. द परमानेंट विंड सिस्टम सच एज द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड सीजनल विंड लाइक मॉनसून हैव बीन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. इसके लिए जो परमानेंट विंड सिस्टम्स हैं, जैसे कि ट्रेड विंड्स हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, या सीजनल विंड्स होती हैं जैसे कि मॉनसून हो गया, इनको इस्तेमाल किया जाता है सोर्स के लिए एनर्जी के. Besides these, local winds, lands and sea breeze can also be used to produce electricity. इसके अलावा लोकल विंड्स हैं, लैंड्स या सी ब्रीज हैं, इनका इस्तेमाल भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड जनरेटिंग विंड एनर्जी. अब इंडिया ने भी जो है विंड एनर्जी जनरेट करनी शुरू कर दी है. इट हैज एन एम्बिशियस प्रोग्राम टू इंस्टॉल 250 wind driven turbines with a total capacity of 45 megawatts spread over 12 suitable locations, especially in coastal areas. अब इनका भी एक ऐसा प्रोग्राम है कि लगभग 250 विंड से चलने वाली टर्बाइंस जो है उनको इंस्टॉल किया जाए, जिनकी टोटल कैपेसिटी 45 मेगावाट्स की हो, और ये लगभग 12 जो सही लोकेशंस हैं, खासतौर से कोस्टल एरियाज, वहां पर इंस्टॉल करी जाए. अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इंडिया विल बी एबल टू प्रोड्यूस 3000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्रॉम दिस सोर्स. जो एस्टिमेशन निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, उसके अनुसार इंडिया लगभग 3000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इससे बना सकती है. The Ministry of Non-Conventional Sources of Energy is developing wind energy in India to lessen the burden of oil import bill. अब मिनिस्ट्री जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की है वो डेवलप कर रही है विंड एनर्जी इंडिया के अंदर, ताकि जो ऑयल इंपोर्ट का बिल है उसको कम किया जा सके. The country's potential of wind power generation exceeds 50,000 megawatts, of which 1/4 can be easily harnessed. इंडिया का जो पोटेंशियल है विंड पावर जनरेशन का वो 50,000 मेगावाट से भी ज्यादा है, इसमें से 1/4 आसानी से हार्नेस किया जा सकता है, यानी इस्तेमाल किया जा सकता है. इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक फेवरेबल कंडीशंस फॉर विंड एनर्जी एग्जिस्ट. ये जो स्टेट्स है यहाँ पर बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस है विंड एनर्जी के लिए. विंड पावर प्लांट एट लांबा इन गुजरात इन कच्छ इज द लार्जेस्ट इन एशिया. जो विंड पावर प्लांट लांबा में गुजरात में लगाया गया है कच्छ इलाके में, वो जो है सबसे बड़ा है एशिया के अंदर. अनदर विंड पावर प्लांट इज लोकेटेड एट टूटीकोरिन इन तमिलनाडु. इसके अलावा एक और जो विंड पावर प्लांट है वो टूटीकोरिन में है तमिलनाडु के अंदर. टाइडल एंड वेव एनर्जी. ओशन करंट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी. अब कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी का स्टोर हाउस कौन है? ओशन करंट्स. Since the beginning of the 17th and the 18th century, persistent efforts were made to create more efficient energy system from the ceaseless tidal waves and ocean currents. जब शुरुआत हुई थी 17th और 18th सेंचुरी की, तब से ही बहुत ज़्यादा कोशिश करी जा रही है कि एक ऐसा एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम जो है जनरेट किया जाए जो टाइडल वेव्स हैं या ओशन करंट्स हैं उनकी मदद से. लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन टू अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. सबसे बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स जो है वो वेस्ट कोस्ट में होती है इंडिया के. Hence, India has great potential for the development of tidal energy along the coast, but so far these have not been utilized. इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है डेवलपमेंट करने का इन टाइडल एनर्जी का कोस्ट के अलोंग, बट अभी उनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है. फिर दूसरी है जियोथर्मल एनर्जी. When the magma from the interior of the earth comes out on the surface, tremendous heat is released. जिस समय मैग्मा निकल के आता है इंडिया मतलब अर्थ के इंटीरियर से सरफेस पे आता है, तो उसमें बहुत सारी हीट जो है वो रिलीज होती है. दिस हीट एनर्जी कैन सक्सेसफुली बी टैप्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब ये हीट एनर्जी को हम टैप कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, द हॉट वाटर दैट गशेस आउट थ्रू द गीजर वेल्स इज आल्सो यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ थर्मल एनर्जी.
इसके अलावा जो गर्म पानी निकल के आता है गीजर वेल्स जो हैं उनसे, उसका इस्तेमाल भी हम थर्मल एनर्जी के बनाने में यूज कर सकते हैं। इट इज पॉपुलरली नोन एज जियोथर्मल एनर्जी, और इसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। This energy is now considered to be one of the key energy sources which can be developed as an alternate source. तो ये जो एनर्जी है इसको हम मान रहे हैं कि ये की एनर्जी सोर्स है और इसको भी हम एक ऑल्टरनेट सोर्स के तौर पे डेवलप कर सकते हैं। The hot springs and geysers are being used since medieval period. In India, a geothermal energy plant has been commissioned at Manikaran in Himachal Pradesh. जो हॉट स्प्रिंग्स या गीजर्स हैं इनका इस्तेमाल मिडिवल पीरियड से हो रहा है। इंडिया के अंदर जो जियोथर्मल एनर्जी प्लांट है वो लगाया गया है मणिकरण में, हिमाचल प्रदेश के अंदर। बायो एनर्जी, bioenergy refers to the energy derived from the biological products which includes the agriculture residues, municipal, industrial and other waste. बायोएनर्जी कौन सी एनर्जी हुई? जो कि हमें मिलती है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से, जिसमें आपके एग्रीकल्चर के जो बचे हुए रेसिड्यूज हैं वो है, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल या और जो वेस्ट होते हैं उनसे। बायोएनर्जी इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। अब ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण सोर्स है एनर्जी कन्वर्जन का। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में, या जो कुकिंग के लिए गैस यूज होती है उसके लिए। इट विल ऑल्सो प्रोसेस द वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। एक तो इससे वेस्ट और गार्बेज भी प्रोसेस हो जाता है, एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। दिस विल इम्प्रूव इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज, reduce environmental pollution, enhance self-reliance and reduce pressure on fuel wood. अब इससे क्या होगा? जो इकोनॉमिक लाइफ है रूरल एरियाज की डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, एक तो वो सुधरेगी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम होगा, सेल्फ जो रिलायंस है यानी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, और साथ ही साथ प्रेशर जो फ्यूल वुड पे है वो कम होगा। वन सच प्रोजेक्ट कन्वर्टिंग म्यूनिसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी इज ओखला इन दिल्ली। इसी तरह का एक जो प्रोजेक्ट है जिसमें म्यूनिसिपल वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है वो ओखला में है, दिल्ली के अंदर। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स। एक जो हमारा ये है कि निरंतर प्रक्रिया जो डेवलपमेंट की है वो चलती रहे, उसकी जो चुनौती है उसके लिए ज़रूरी है कि आर्थिक तौर पे डेवलपमेंट तो हो लेकिन साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखा जाए। Traditional methods of resource use result into generating enormous quantity of waste as well as create another environmental problem. जो ट्रेडिशनल मेथड चले आ रहे हैं रिसोर्सेज के यूज करने का, उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। Hence for sustainable development calls for the protection of resources for the future generation. इसी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि रिसोर्सेज को भी हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा के रखें। There is an urgent need to conserve the resources. और बहुत ज़रूरी है कि इन रिसोर्सेज को हम संरक्षित करें। The alternative energy resources like the solar power, wind, wave, geothermal energy are inexhaustible resources. एक और जो अल्टरनेटिव है एनर्जी सोर्सेज का वो सोलर पावर है, विंड है, वेव है, जियोथर्मल है, जो कभी नहीं खत्म होने वाले हैं। These should be developed to replace the exhaustible resources. इनको डेवलप होना जरूरी है ताकि जो exhaustible resources है उनको हम ना इस्तेमाल करें। In case of metallic minerals, use of scrap metals will enable the recycling of metals. इसी तरीके से मेटालिक मिनरल्स के केस में जो स्क्रैप मेटल्स हैं वो रिसाइकलिंग में मदद करते हैं मेटल्स की। Use of scrap is especially significant in metals like copper, lead and zinc, in which India's reserves are meager. अब स्क्रैप का इस्तेमाल खास तौर से महत्वपूर्ण है उन मेटल्स में जैसे कि कॉपर है, लेड है, जिंक है, जिसमें इंडिया के रिजर्व्स जो है बहुत कम है। Use of substitutes for scarce metals may also reduce their consumption. अब अगर हम सब्सटीट्यूट ले आए कोई जो बहुत ही कम मेटल्स हैं, कम मात्रा में उपलब्ध हैं, उनकी जगह उनका कोई सब्सटीट्यूट ले आए तो इससे इनकी खपत कम होगी। Export of strategic and scarce minerals must be reduced so that the existing reserves may be used for longer period. जो भी कम मात्रा में पाए जाने वाले मिनरल्स हैं उनका सही तरीके से जो एक एक्सपोर्ट हो रहा है उसको कम किया जाए ताकि जो हमारे पास इस वक्त रिजर्व्स मौजूद हैं उनको हम लंबे समय तक चला सकें। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।